हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही हैं हमारी मिशन सरकारी नौकरी के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास, हमने सल्तनत काल को कवर कर लिया है। अब पढ़ने वाले हैं हम मुगल वंश को। किसको पढ़ेंगे? मुगल वंश को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मुगल वंश से उसका जो शासनकाल रहा था वो 1526 से 1857 ईस्वी, 1526 से 1857 ईस्वी के मध्य रहा था। मुगल साम्राज्य की शुरुआत की बात करें तो अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच एक युद्ध हुआ था। यानी लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक भी है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? प्रथम। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में जब बाबर ने आक्रमण किया था तो बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद में मुगल वंश की भारत में स्थापना कर दी। इस युद्ध में जीत के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन का खात्मा हुआ, यानी दिल्ली का जो सल्तनत का शासनकाल था वो समाप्त हुआ और मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई, यानी नींव रख दी। इसके करीब 18वीं शताब्दी देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक भारत में मुगलों ने अपना शासन चलाए रखा था, यानी जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आई थी तब तक मुगलों का शासन यहाँ पर स्थापित रहा था। ये मुगल साम्राज्य इतना विस्तृत था। ध्यान रखना, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? अप्रैल 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। आइए बाबर को पढ़ते हैं। तो बाबर के पूरे नाम की बात करें तो बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को ही माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1883 ईस्वी को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ, जो कि अब उज्बेकिस्तान में आता है। तो कहाँ हुआ था? फरगना के एक छोटे राज्य में। कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को। ठीक है। पिता की बात करें तो पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर वंश से संबंधित थे। किससे? तैमूर वंश से संबंध था इनका। माता कुतलुग निगार खानम, इसका जो संबंध था वो किस वंश से था? मंगोल वंश। किस वंश से था? ये मंगोल वंश से संबंधित थी, जो चंगेज खां की वंशज थी। किसकी वंशज थी? चंगेज खां। तो ध्यान रखना, मात्र पक्ष से चंगेज खां के वंश के अंतर्गत आता था और पितृवंश की बात करें तो तैमूर वंश से संबंधित था उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम कुतलुग निगार खानम, जो कि मंगोल वंश की थी। उमर शेख मिर्जा, कुतलुग निगार खानम और बाबर, इन दोनों का कौन था? पुत्र था। पुत्र कौन था? बाबर। ध्यान रखना, उमर शेख मिर्जा का और कुतुब निगार खानम का पुत्र कौन था? बाबर था। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1494 में पिता की जैसे मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में ये फरगना का शासक बन जाता है। यानी जब ये फरगना का शासक बना था बाबर, तब उसकी आयु कितनी थी? तो वो 11 वर्ष की थी। ये आपको ध्यान रखना है। बाबर का प्रारंभिक संघर्ष 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, परंतु इसमें बाबर असफल रहा था। 1494 में समरकंद पर इसने आक्रमण किया, लेकिन उसमें इसे सफलता नहीं मिली। 1497 में समरकंद को इसने जीत लिया, पर 100 दिन के लिए। कितने दिन के लिए जीता था इसने? मात्र 100 दिन तक इसने समरकंद पर शासन किया था 1497 में। 1501 ईस्वी में इसने पुनः समरकंद को जीता और 8 बार, इस बार 8 महीने के लिए शासन किया। ध्यान रखना, पहले 100 दिन तक शासन था, लगभग 3.5 महीने, 3.25 महीने होते हैं 100 दिन, 3.25 महीने के आसपास। और यहाँ पर जो 8 महीने शासन किया था, कब? 1501 में। 1504 में काबुल और गजनी को इसने जीत लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि काबुल विजय और गजनी पर विजय प्राप्त कब की थी बाबर ने? 1504 में। 1507 में इसने पातशाह की उपाधि धारण की। ये उपाधियाँ पूछी जाती हैं। तो बाबर ने पातशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1507 में धारण की थी।
1511 ईस्वी में वह एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण कर दिया और 1512 में इससे वो खो बैठा और मध्य एशिया में उसे असफलता के बाद भारत की ओर बढ़ना पड़ा। फरगना का शासक बना। यहाँ पर समरकंद था, इस पर कई बार इसने आक्रमण किए। पेशावर और काबुल और गजनी पर भी इसने विजय प्राप्त की थी। और यहीं पर पास में ही कौन सा वंश था इसके, लोधी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था इस समय। फरगना से बाबर भारत की तरफ आया और इसने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का भारतीय अभियान अब इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे ध्यान रखना। बाबर का भारतीय अभियान 1519 ईस्वी में भारतीय सीमा क्षेत्र में बाजौर और भेरा को इसने जीता। सबसे पहले 1519 में कौन सा स्थान जीता था इसने, बाजौर और भेरा। भेरा का युद्ध लड़ा और बाजौर का युद्ध। 1519 ईस्वी में पेशावर को इसने जीत लिया। 1520 में बाजौर और भेरा और पंजाब के सियालकोट पाकिस्तान तक इसने अधिकार कर लिया था। 1524 ईस्वी में इसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लिया। अब ये इसके जो प्रथम आक्रमण था वो 1519 में हुआ, बाजौर और भेरा को इसने जीता था, ध्यान रखना। बाद में पेशावर को जीता, बाजौर और भेरा के बाद सियालकोट को भी इसने अधिकार कर लिया था और लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को इसने जीत लिया था। अब सबसे जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां लोधी। कौन था, दौलत खां लोधी। ध्यान रखना, पूछा जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण किसने भेजा था, तो पंजाब के सूबेदार थे दौलत खां लोधी। इन्होंने इब्राहिम लोधी के चाचा, कौन थे दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा था आलम खां लोधी। और मेवाड़ के शासक राणा सांगा, मेवाड़ के शासक कौन थे उस समय, राणा सांगा ने दिया था। बाबर के द्वारा जो लड़े गए युद्ध में उनमें बात करें तो पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा गया, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। और इनमें इससे खानवा के युद्ध से पहले इसने बयाना का युद्ध भी लड़ा था। कौन सा युद्ध, बयाना का युद्ध, ये इसने लड़ा था, ध्यान रखना, 1 वर्ष पहले। उसके बाद में जैसे ही ये खानवा बयाना का युद्ध होता है, बयाना के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध भी प्रारंभ होता है। तो पहले खानवा के युद्ध से पहले कौन सा युद्ध होता था, बयाना का युद्ध इसने लड़ा था, ध्यान रख लेना है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 5 युद्ध हैं इसके, उनको याद करने की जो ट्रिक है वो भी हम आपके लिए बताएंगे। तो देखिए ये ट्रिक को देख लेते हैं पहले यहाँ पर। देखिए ये ट्रिक है, बाबर ने पानी का बखान कर चांद को घेरा। बाबर ने पानी का बखान कर चांद घेरा। तो इसके जरिए हम आसानी से इसके जो 5 युद्ध जो लड़े थे बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं उनको याद कर सकते हैं। बाबर ने पानी का बखान कर चांद को घेरा। तो बाबर ने पानी का बखान का मतलब है पानीपत का प्रथम युद्ध, बाद से बन जाता बयाना का युद्ध, खान से खानवा का युद्ध, चांद से चंदेरी का युद्ध और घेरा से घाघरा का युद्ध। तो ये 5 युद्धों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। बाबर ने पानी का बखान कर चांद को घेरा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में पानीपत के निकट, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है स्थान, हरियाणा में पड़ता है। पानीपत वह स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गईं। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसी के द्वारा भारत में क्या है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद और आग्नेयास्त्रों, इम्पोर्टेंट है, मुगलों के द्वारा बारूद और आग्नेयास्त्रों और तोपों का इसमें प्रयोग किया था। बाबर की विजय का प्रमुख कारण भी क्या रहा था, बारूद और आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग था। उसकी जो तुलमा पद्धति थी उसके द्वारा युद्ध लड़ा था, इसी के कारण बाबर की युद्ध में विजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली के इब्राहिम लोधी, दिल्ली के शासक कौन थे, इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में जहीर उद्दीन बाबर ने लोधी को परास्त कर दिया और भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526
सैन्य बल की बात करें तो बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक थे और 20 से 24 तोपें थी। और इब्राहिम लोदी की सेना की बात करें तो 80,000 सैनिक से लेकर के 1 लाख सैनिक थे और कम से कम 1,000 हाथी भी थे। यानी इब्राहिम लोदी की सेना उससे बड़ी थी, लेकिन उसकी जो सेना कम होने के बाद भी उसके पास जो तोपें थी और उसी के कारण बाबर की विजय हुई थी। बारूद और तोपखाने का इसमें प्रयोग किया गया था, जिसकी बाबर की विजय का प्रमुख कारण बना था। बाबर की रणनीति। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुलगमा, अर्धचंद्राकार नीति तो ध्यान करें तो इस प्रकार से अर्धचंद्राकार, जिस प्रकार चंद्रमा बनता है इस प्रकार से तुलगमा युद्ध पद्धति होती है। तो कोई जो दूसरी सेना है वो इसके अंदर आकर के जैसे ही घुसती है तो ये सेना बाहर से घेरते हुए उसको अंदर की तरफ घेर लेती है। तो इसको कहते हैं तुलगमा युद्ध पद्धति, जिससे कहते हैं चक्रव्यूह। क्या बोल सकते हैं? चक्रव्यूह बोल सकते हैं। तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, कौन सी विधि? उस्मानी विधि या रूमी विधि का प्रयोग किया और इब्राहिम लोदी को इसने परास्त कर दिया था। ध्यान रखना कौन सी पद्धति अपनाई? तुलगमा पद्धति। और तोपखाने को सजाने की जो विधि थी उसका नाम क्या था? उस्मानी यानी रूमी विधि। युद्ध में बाबर के तोपखाने का जो नेतृत्व करने वाले थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। दो तुर्की अधिकारियों ने बाबर के तोपखाने को नेतृत्व किया था। तोपखाना था बाबर का, उसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां की थी। ये पूछे जाते हैं कि तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था बाबर के? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां के द्वारा, जो कि तुर्की अधिकारी थे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। अब मुगल साम्राज्य, ये संपूर्ण मुगल साम्राज्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सीटेट, रीट और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद में, यानी जब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था तो उसके बाद इसने चांदी के सिक्के बंटवाए। किसके सिक्के बांटे थे? चांदी के सिक्के बंटवाए, जिसके कारण जनता ने इसको कलंदर और दानी की उपाधि प्रदान कर दी। कलंदर का अर्थ क्या होता है? दानी। तो दानी की उपाधि बाबर को किसने प्रदान की थी? जनता के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसके लिए युद्ध जीतने के बाद चांदी के सिक्के बांटे थे। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया। इससे पहले इसने बयाना का युद्ध भी लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने इसका विरोध कर दिया। क्या कर दिया? विरोध कर दिया, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 1527 में खानवा आगरा के सभी युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच घमासान युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई और बाबर की इसमें युद्ध में विजय हुई थी। खानवा का युद्ध की बात करें तो बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, तगमा नामक टैक्स को इसने समाप्त कर दिया। यानी बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले सैनिकों पर जो टैक्स था तगमा, उसको इसने माफ कर दिया, समाप्त कर दिया था। बाबर को हर हाल में युद्ध जीतना था, इसलिए उसने सैनिकों से टैक्स को समाप्त कर दिया। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग, धर्म के जनादेश का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दी। यानी सैनिकों पर मदिरा पर प्रतिबंध लगा दिया था बाबर ने कि आप मदिरा नहीं पिएंगे। और जिहाद शब्द का प्रयोग पहली बार इसने पानीपत के युद्ध में किया था। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और युद्ध में जीत के बाद बाबर ने, सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खानवा में युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गाजी की उपाधि। कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जनता ने उसको किसकी उपाधि दी थी? कलंदर यानी दानी की उपाधि प्रदान की थी। इस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय कर लिया कि वह भारत में अब स्थायी रूप से रहेगा। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। उसके दो पुत्रियों को, अपने दो पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया। यानी उसकी दो पुत्रियां किसको सौंप दी? हुमायूं और कामरान को सौंप दी। चंदेरी
जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश यानी एमपी में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। उत्तर प्रदेश और एमपी की सीमा पर है। तो इसमें किसकी विजय हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। किसको हराया था सिंधी के युद्ध में, मेदिनी राय को। घाघरा का युद्ध 1529 जो कि बाबर का अंतिम युद्ध था। 1529 में इसने घाघरा के युद्ध में बिहार और अफगान की संयुक्त सेना को परास्त किया। ये बिहार और अफगान की संयुक्त सेना को इसने हराया। इसका जो नेतृत्व किया था वो महमूद लोदी ने किया, किंतु बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए थे। बाद में जब हुमायूं शासक बना तो इन अफगानों ने हुमायूं को परास्त किया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया था, आगरा में। पर बाद में काबुल में उसके साथ द्वारा चुने गए स्थान पर इसके शव को दफनाया गया था। पहले आगरा में दफनाया गया और उसके बाद कहाँ दफनाया गया था, काबुल में। यहाँ पर देख सकते हैं ये बाबर की कब्र बनी हुई है आगरा में। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध वर्ष किसने किसको पराजित किया, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ। यहाँ पर दूसरा युद्ध बयाना का युद्ध भी था। कौन सा युद्ध है, बयाना का युद्ध, जो कि बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। बयाना के युद्ध में, बयाना के युद्ध में किसकी विजय हुई थी, राणा सांगा। ये भी 1527 में लड़ा गया था, ध्यान रखना। इसके एक महीने बाद खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा की इस युद्ध में पराजय हुई। और बयाना के युद्ध में राणा सांगा की क्या हुई थी, बयाना में विजय। बयाना युद्ध में किसकी विजय हुई थी, राणा सांगा की। और इस युद्ध में किसी की पराजय होती है, राणा सांगा की पराजय हो जाती है खानवा के युद्ध में। इसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय को इसने परास्त किया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी महमूद लोदी को परास्त किया था। तो आपको हमने ट्रिक पहले ही बता दी है। बाबर ने पानी का बखान कर चांद को घेरा। तो इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से बाबर के जो युद्ध है उनको क्रम से याद कर सकते हैं। मैचअप में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, बाबर ने अपनी आत्मकथा, यानी जो अपनी आत्मकथा है जिसका नाम क्या था, तुझके बाबरी, की जो लिखी थी तो वो किसी भाषा में लिखी थी, तुर्की में। किसमें रचना की इसकी, तुर्की भाषा में रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने तुर्की का जो बाबरनामा था तुझके बाबरी, उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। और किसमें लिखी थी बाबर ने, तुर्की भाषा में इसको लिखा था, किया, जो कि बाबरनामा है। क्या नाम है, बाबरनामा। तो बाबरनामा की रचना किसने की थी, अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर की भारत में सफलता का मुख्य कारण उसका तोपखाना था। बाबर के तोपखाने की देखभाल तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक दो तुर्की सरदारों के द्वारा की गई। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी के सिक्के दान किए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, शाहरुख नामक चांदी के सिक्के। किसके, शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के काबुल वासियों को दान किए थे। किसको दान किए थे, काबुल वासियों को, ये इंपॉर्टेंट है। तो बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को किस नाम के सिक्के जारी किए थे, दान किए थे, तो शाहरुख नामक सिक्के दान में दिए थे। बाबर के पुत्र एवं पुत्रियां, तो बाबर के पुत्र और पुत्रियों को याद करें, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, गुलबदन, बेगम। तो इसको जो याद करने की जो ट्रिक है उसको भी हम आपके लिए बता देते हैं। यहाँ पर ट्रिक ध्यान रखना, हुक्का, अही, गुलाब, हुक्का, अही, गुलाब, इसके जरिए आप याद कर सकते हैं पुत्र पुत्रियों को। अगर पुत्री पुत्रों को याद करना है तो हुक्का, अही, तो इसके आधार कर सकते हैं। और गुलबदन बेगम इसकी कौन थी, पुत्री थी, तो ये भी आपको अलग से ध्यान रख लेना है। तो हुक्का, अही, उससे बन जाता है हुमायूं, का से बन जाएगा कामरान, आ से बन जाता है अस्करी, और इसे बन जाता है हिंदाल, और गुलाब से बन जाएगी गुलबदन बेगम।
हुमायूं की बात करें तो माम बेगम से उत्पन्न पुत्र, किससे उत्पन्न हुआ था? माम बेगम से। कामरान किसका पुत्र था? गुलरुख बेगम। किसके था पुत्र था? गुलरुख बेगम। अस्करी भी गुलरुख बेगम से उत्पन्न पुत्र था। तो ध्यान रखना, कामरान और अस्करी दोनों क्या थे? सगे भाई थे। इनका जो जन्म है वो किससे हुआ था? गुलरुख बेगम से हुआ था। हुमायूं का माम बेगम से हुआ था। हिंदाल, हिंदाल दिलदार बेगम से उत्पन्न पुत्र था, और उसकी जो पुत्री थी गुलबदन बेगम, वो भी किसकी थी? दिलदार बेगम। तो यानी ये दोनों दिलदार बेगम के थे, गुलबदन बेगम और हिंदाल। अस्करी और कामरान किसके थे? गुलरुख बेगम के। माम बेगम का कौन था? हुमायूं, जो कि बाद में बाबर के बाद में शासक बनता है। लेकिन हुमायूं ने अपने जो भाई हैं उनके लिए शासन का विभाजन कर दिया था। आगे पढ़ेंगे हम हुमायूं को जब आएगा वहाँ पर। अब आइए प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं, जो बार बार पूछे जाते रहते हैं किसी न किसी एग्जाम में। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो कौन सा वंश था? लोधी वंश। लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को इसने परास्त किया था, तो मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? अप्रैल 1526। कब लड़ा गया था? अप्रैल 1526 ईस्वी में। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति यानी जो पद्धति है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो तुलगमा पद्धति का जो प्रयोग है वो बाबर ने किस में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 1526 में बाबर ने किस शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो इब्राहिम लोधी को इसने हराया था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर एवं राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बी वाला ऑप्शन ही राइट रहेगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1527, 1528, 29 जनवरी 1528, 25 फरवरी 1528, 20 जुलाई 1529, 29 जनवरी 1527। तो हमने आपको ट्रिक बताई थी, बाबर ने पानी का बखान कर चांद को घेरा। तो ये चौथा युद्ध था, और ये चौथा युद्ध कब लड़ा गया था? इसने 1528 में लड़ा था, 1527 को, और 29 को यहाँ से समाप्त कर दें। अब फरवरी या जनवरी, ये आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया था 25 फरवरी 1528 को लड़ा गया था। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया है? ये हमने क्वेश्चन बताया भी था, देखो रिपीट हुआ है। शाहरुख, रुपया, दरहम, टका। तो शाहरुख नाम के सिक्के चलाए थे बाबर ने, कहाँ पर? कांदी में, जो दान में दिए थे। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। पानीपत युद्ध के विजय के बाद में काबुल में उसने शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के दान में दिए। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, लेकिन इसका जो अनुवाद है वो फारसी में किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया। ये वाला ऑप्शन राइट जाएगा। बाबर ने तुझके बाबरी नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की। अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की। बाबर ने तुझके बाबरी नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में इसके द्वारा रचना की गई थी। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। अब युद्धों को बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक मैचअप करना है। पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय के साथ। झागा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी। तो 1, 2, 3, 4 यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया। युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी। खानवा युद्ध में, घाघरा युद्ध में, पानीपत प्रथम युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। तो गाजी की उपाधि खानवा युद्ध के बाद में प्राप्त की थी। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।